आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना कर रहा है। हर बदलते दिन के साथ देश में कोरोना के नए आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना से 3,52,991 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जो अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा लगातार 5वां दिन है जो कि निकलकर सामने आ रहा है, जब भारत में कोरोना के मामले 3 लाख के पार चले गए हैं। यानी पिछले 5 दिनों में ही देश में 15 लाख नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। कोरोना संकट काल की शुरुआत में भारत ने दुनिया भर की मदद की। रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन मुहैया कराने तक भारत पीछे नहीं रहा। अब जब भारत पर कोरोना की नई लहर का कहर टूटा है तो दुनिया साथ है। अमेरिका ने वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने की बात कही है। साथ ही अन्य कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। यूके ने भी भारत के लिए इलाज में काम आने वाले कई उपकरणों को रवाना कर दिया है। सऊदी अरब, सिंगापुर जैसे कई देश इस वक्त भारत को ऑक्सीजन के कंटेनर्स मुहैया कराने में जुटे हैं, क्योंकि भारत में ऑक्सीजन है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर्स बिल्कुल भी नहीं है, या फिर हैं तो लगातार कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब फायदा ये हो रहा है कि दूसरे देश लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि भारत की स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार कोरोना पेशेंट की मौत होती जा रही है। ऑक्सीजन चाहिए मरीजों को। हमारे देश में उत्पादन तो है ऑक्सीजन का, लेकिन कंटेनर्स उतने नहीं हैं ताकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग अस्पतालों में उस ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। यानी ये वाली जो प्रक्रिया है, यहाँ पर देश में मजबूती थोड़ी कम है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की भले ही पहले से कमजोरी सामने आ रही है, और यही वजह है कि अब बाहर के देश कंटेनर्स मुहैया करा रहे हैं भारत को, ताकि उस ऑक्सीजन को जगह जगह पहुंचाया जा सके, जगह अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा सके, अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जा सके और लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। भारत एक ऐसे वक्त का सामना करना पड़ रहा है भारत को जिसको आफतकाल कहा जाएगा, जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1 साल पूरा गुजर चुका है। 1 साल से कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, और इसी स्थिति की वजह से सब लोग परेशान हैं। रोजगार पर संकट है, घरों पर संकट है, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपाय इसका सिर्फ यही है कि आप लगातार मास्क लगाकर रखिए, जितना हो सके घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही निकलिए। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर आज की बात करें तो क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल इस तरीके से लगातार कोरोना के जो अपडेट है बिल्कुल बढ़ती नजर आई, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 22,933 कह सकते हैं 33 मामले आ चुके हैं। मगर जिस तरीके से बात करें लगातार कोरोना के मरने की वालों की संख्या भी वो भी कहीं ना कहीं 350 के करीब आ चुकी है। मगर जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा था कि हमने 28,000 से ज्यादा के आंकड़े आ रहे थे, मगर उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, मगर इतनी भी कमी नहीं है कि हम इसको अच्छी उपलब्धि माने। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जो अस्पतालों के हालात है वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। राज्य सरकारें कोशिश जरूर कर रही है, मदद का हाथ भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि गुहार भी लगाई गई है उद्योगपतियों से भी, यहाँ तक कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी। मगर अभी तक सरकार की तरफ से ना ही इतनी बड़ी सरकार की तरफ से सहायता मिली है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो अस्पतालों के अंदर है, बेडों की कमी है। मगर उसके अंदर उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर काम करेंगी तो ही इससे कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। मगर अभी तक मरीजों की संख्या जो है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, और लगातार अस्पतालों के अंदर भी मरीज जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कब सहयोग करेंगी और कब इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहयोग देंगी और कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश की जाएगी। जी, कंटेनर्स की कमी सबसे बड़ा एक कारण निकलकर सामने आ रहा है कि भारत में ऑक्सीजन का उत्पाद तो है, लेकिन कंटेनर्स की कमी है, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, और अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लगातार मौत हो रही है मरीजों की।
कंटेनर्स की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब विदेश इसी चीज को लेकर हाथ बढ़ा रहे हैं आगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ बात करें कंटेनर की, बिल्कुल कंटेनर की कमी है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को वो लोगों ने अपने घरों के अंदर ब्लॉक कर लिया गया है, कालाबाजारी कर दी गई है सिलेंडरों की। मगर जिस तरीके से बात करें तो ऑक्सीजन बिल्कुल भारत के अंदर इतनी पर्याप्त मात्रा के अंदर है कि हम सबको पूरी जरूरत मिल सकती है। मगर कहीं ना कहीं जब कंटेनर की कमी होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कोशिश की जाती है कि बढ़ाने की इसको, मगर अभी तक की जो जानकारी है उसके अंदर कहीं ना कहीं कंटेनर को मांगा जा रहा है। यानी कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार उद्योगपतियों से हाथ बढ़ा रही है कि कंटेनर अगर उनके पास है तो कंटेनर दीजिए, हमें सहायता दीजिए, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दीजिए। तो मगर कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिल रही है, मगर राज्य सरकारों को ये समय रहते हुए कहीं ना कहीं ये कमी दूर करनी चाहिए थी, मगर वो कमी राज्य सरकारों ने नहीं दूर की और ना ही केंद्र सरकार ने दूर की। मगर जिस तरीके से अभी परिस्थिति है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने की अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर फिर वही स्थिति है, कहीं ना कहीं मरीज परेशान है। मगर देखना होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ही इसके अंदर कोई रास्ता निकाल सकती है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तो रास्ता निकलता नजर नहीं आएगा। मगर देखना है इस तरीके से केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं कंटेनरों की कमी जरूर है और उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार जिम्मेवार है और राज्य सरकार कहीं ना कहीं 2-4 कंटेनर का और इंतजाम करे ताकि कुछ ना कुछ राहत मिल सके। मगर जो ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचती है वो कहीं ना कहीं कुछ ही समय के बाद या फिर 1-2 दिन के अंदर ही वो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से जरूरत पड़ती है। मगर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करनी चाहिए, पर कोशिश के साथ साथ जो और सुविधाएं हैं, चाहे बेडों की संख्या है बढ़ानी है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी है या फिर कहीं दवाइयों की सप्लाई बढ़ानी है या वैक्सीन की बढ़ानी है, वो भी निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। जी, यहाँ पर कंटेनर्स को लेकर एक चीज सामने आई है कि अब तक जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी हम सिर्फ देख रहे थे, कंटेनर्स की बात सामने नहीं आई थी। अब तक सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा लगातार ये जा रहा था कि ऑक्सीजन उनको मिल ही नहीं पा रही है, और कंटेनर्स की बात तो अभी तक सामने आई ही नहीं थी। क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हम दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने की बात कर रही थी, ना कि कंटेनर की। मगर जिस तरीके से उद्योगपतियों से खुद अरविंद केजरीवाल ने अपील की है, पत्र लिख करके उनके पास अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दीजिए, कंटेनर है तो कंटेनर दीजिए। मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कंटेनर की कमी जरूर है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि आपके पास अपने कंटेनर क्यों नहीं है, अपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है। तो उसका जवाब जरूर 26 तारीख को देना था, यानी कि आज देना होगा। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार जो हाई कोर्ट के अंदर क्या जवाब रखती है अपना। जी, दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के अंदर क्या जवाब रखती है अपना, ये लगातार कहा जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। 7वें चरण के मतदान में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कोलकाता में भवानीपुर में वोट डाला है। उन्होंने कहा है कि 2/3 बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हर दिन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुनावों में व्यस्त है। एजेंट नहीं बैठने दे रहा है, इस तरीके का आरोप है आप पे टीएमसी पे। भाई 4-5-6 दिन पहले अमित शाह जी ने इंटरनेट जितना देखा मुझे जितना मालूम चला, उन्होंने तो यही बोला कि जो हारता है वो ये सब अभियोग करता है, जो हारता है वो ये सब बोलता है, उसको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी हार रही है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का आज मतदान जारी है, जिसको लेकर मुरादाबाद जिले की अगर बात करें तो यहां पर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वोट डालने के लिए अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथ पर अराजकता को रोकने और निष्पक्ष वोटिंग कराने के लिए सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुरादाबाद में आपको बता दें कि आज जो मतदान है वो लगातार चल रहा है। 8 ब्लॉक के 875 मतदान केंद्रों पर 2437 बूथों पर मतदान हो रहा है, जिनमें 77 अति संवेदनशील बूथ हैं। इन सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी बूथों की निगरानी की जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और शाम को 6 बजे तक किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज 26 अप्रैल को सिद्धार्थनगर जिले में मतदान हो रहा है। तो जिले के 5 तहसील और 14 ब्लॉक वाले सिद्धार्थनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले के कुल 19,54,692 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के लिए जिले में 1263 मतदान केंद्र और 3217 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए तकरीबन 16,000 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। और इसी क्रम में आज शोहरतगढ़ तहसील के गोरा बाजार में अपर जिलाधिकारी सीताराम गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ साथ तहसीलदार भी वहां पर मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जायजा लिया और लोगों को इसका पालन कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर के पंचायती चुनाव हो रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन द्वारा किस तरह से रखी गई हैं? बस जनपद में 3217 बूथ बनाए गए हैं। इस पर कल शाम को कोई बातचीत नहीं की और आज सुबह 7 बजे से मतदान शांति संपन्न चल रहा है। अभी तक कहीं भी सूचना नहीं प्राप्त हुई कि मतदान में कोई शाम की जरूरत सर मामला आया है, मान लीजिए सिद्धार्थनगर में मामला आ रहा है कि जीवित लोगों को मृत साबित कर दिया गया, तो ऐसे सिद्धार्थ में कई मामले हो सकते हैं, तो इस पर क्या करेंगे? अभी जनपद सिद्धार्थनगर में आज कुल 1263 मतदान केंद्रों पर एक साथ मतदान हो रहा है और अभी देख रहे हैं मतदाताओं में भारी उत्साह है। अभी सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हमारे पुलिस के लोग सुबह से ही बहुत ही सक्रिय हैं। लोगों ने लाइन में सबको रखा है और सामाजिक दूरी उनको पालन कराने का पूरी कोशिश हो रही है। जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम लोग लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करें। अभी जो लोग भी लाइन में लग जा रहे हैं, इनका वोट पड़ेगा 6 बजे तक, जो भी लाइन में लग जाएगा। देश भर में कोरोना लगातार कहर बरपाता जा रहा है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, भारत जैसे देश में जो शर्त डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसका अनुपालन संभव नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, उसमें माने 80% 90% गरीब लोगों की आबादी है। अब जो कोरोना का अनुशासन बताया जाता है, 2 गज की दूरी, मास्क माने हाथ को बार बार धोना, ये कहाँ से संभव है? ये माने कहीं से दिखाई नहीं देता है कि व्यवहारिक रूप से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, गांव देहात में इस तरह की जागरूकता नहीं है, साधन नहीं है। इसलिए ये जो उपाय बता रहे हैं, ये उपाय जो है ये हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। दुनिया के अन्य मुल्कों में भी लोग इस तरह से अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कहाँ से? हमारे यहाँ अनुशासन हमारे समाज में कभी जिस तरह से रोजाना जो माने हमारे यहाँ रेट है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों का, वो दुनिया में सबसे अलग है। और दुनिया को लग रहा है कि हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उससे दुनिया को खतरा हो सकता है, उन मुल्कों को भी खतरा हो सकता है जहां माने पॉजिटिव मामलों की संख्या में बहुत कमी आई है। इसलिए दुनिया चिंतित है और सब लोगों को लग रहा है कि यहाँ कैसी सरकार है। इतना दावेदारी जो है हो रही थी कि दुनिया में अनोखा देश है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब संकट आया तो सारा जो दावेदारी था वो ढह गया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एड़ी रगड़ के लोग मर। टीका ऑर्डर देने का जो मामला है, जो सीरम इंस्टीट्यूट का इन्होंने ऑर्डर दिया, फरवरी महीने में वैक्सीनेशन हमारे यहाँ शुरू किया और फरवरी के पहले सप्ताह तक उहापोह था कि ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने का ऑर्डर मिलेगा, यह स्थिति थी। और दुनिया भर के मुल्कों ने कब ऑर्डर दिया और कितने वैक्सीन का ऑर्डर दिया, अगर इसका लिस्ट देखा जाए तो सबसे अंत में हमारे सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑर्डर दिया और वो भी सबसे कम 11 मिलियन का ऑर्डर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट को पता नहीं था कि भारत सरकार जो है कितना माने वैक्सीन जो है खरीदने जा रही है। ये स्थिति रही है। आप जो है माने अभी भी उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको जिस तरह के सहयोग की जरूरत है, मदद की जरूरत है, वो नहीं मिल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका से दोस्ती का हम लोग डींग मारते हैं और अमेरिका में वो वैक्सीन पड़ा हुआ है जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले बना रहे हैं एक्सपोर्ट के ये से, वहाँ पड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है अमेरिका में, और वो भी हमको देने के लिए तैयार नहीं। जबकि अमेरिका के सीनेटर लोग तक
माने आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पड़ा हुआ है आपके यहाँ, दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। और ये जो है हमारा ट्रंप और क्या क्या कर रहे थे भाषण, अमेरिका को तेल लगाने के लिए वेंटिलेटर भी बनवा रहे थे पीएम केयर्स फंड से, और जहाँ जहाँ वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया सारा जो है कोलैप्स कर गया। माने ऐसे ऐसे कंपनी को वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया जिसको कोई जानकारी नहीं थी, कोई तजुर्बा नहीं था। अब पता नहीं किसको इन्होंने दिया है, लेकिन 1 साल पहले ये बताना चाहिए प्रधानमंत्री को कि 1 साल पहले ये निर्णय हुआ था कि 160 जो है प्लांट लगाया जाएगा देश भर में, उसका क्या हुआ, क्यों नहीं उस पर अमल हुआ। और जबकि आपको पार्लियामेंट्री कमेटी ने, विशेषज्ञों की कमेटी ने, नीति आयोग के ये एमडी के अध्यक्षता में मीटिंग में ये तय हुआ था कि ऑक्सीजन की किल्लत होगी, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा और प्लांट जो है लगाना जरूरी है। सरकार ने तय किया था कि हम 160 प्लांट लगाएंगे, आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पैर रगड़ रगड़ करके माने लोग मर रहे हैं। और सबसे बुरी हालत ये है कि जो रोगी हैं उन्हें घर का गहना गुरी। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और वैक्सीन को लेकर कहा है कि कोरोना की वैक्सीन सभी को मुफ्त में मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मुफ्त मिलनी चाहिए कोरोना की वैक्सीन, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। मत बनाओ भारत को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी का बयान। चर्चा बहुत हो चुकी है, ये केंद्र सरकार से राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन अब वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए पूरे देश को। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना और बयान, इसको कह सकते हैं ट्वीट किया है। ये जो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार से कहा है कि अब पूरे देश को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। भाजपा का जो सिस्टम है उसके अनुसार ना चलकर वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। भाजपा को विक्टिम के तरीके से एक तरीके से बताया गया है, वो ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है कोरोना वैक्सीन को लेकर कि पूरे देश को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने ऐलान भी कर दिया है कि वैक्सीन अब मुफ्त मिलेगी। सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ, ये राहुल गांधी का कहना है, जो कि ट्वीट में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर लगभग सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और कई राज्य सरकारें। ये जो ट्वीट है, देखिए हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम, देशवासियों को वैक्सीन अब मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। ये राहुल गांधी का कहना है कि चर्चा बहुत हो चुकी है। और इसी बीच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोविड हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, अस्पताल में मौजूद हैं सीएम केजरीवाल। तो दिल्ली में केसेस की संख्या लगातार जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, बेड्स का इंतजाम भी किया जा रहा है। और 6 दिनों के लॉकडाउन से पहले सीएम ने कहा था कि
अब बेड्स की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये बेड्स का जायजा लेने के लिए और अस्पताल का जायजा लेने के लिए सीएम केजरीवाल खुद पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोग भी, कुछ अधिकारी भी इस समय उनके साथ में मौजूद हैं, जो कि अस्पताल का जायजा लेते हुए। मनीष सिसोदिया भी इस समय डिप्टी सीएम दिल्ली के, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं और हॉस्पिटल की स्थिति का जायजा लेते हुए, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के हालात हो चुके हैं कि अब अस्पतालों का जायजा लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, खासकर सरकार के लिए, सीएम के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन लगातार खतरनाक होती जा रही है। यूपी के हालात भी चिंताजनक हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि कोरोना के भयावह काल में जब देश और उत्तर प्रदेश दवाओं और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है और कालाबाजारी की खबरें सरकार की नाकामी को लेकर सामने आती हैं, नाकामी को उजागर करती हैं, तो वहीं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन इमरजेंसी है। आपको मेरे ऊपर केस लगाना है, संपत्ति जब्त करनी है तो अवश्य करें, लेकिन भगवान के लिए स्थिति की गंभीरता को पहचानिए और तुरंत लोगों की जान बचाने में लग जाइए। जिस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा महामारी में गैर जिम्मेदारा बयानबाजी कर रहे हैं, वो सीधा दिखाता है उनके राजनीतिक शून्यता। और यही कारण है उनकी राजनीतिक शून्यता का, जो गैर जिम्मेदारा बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भड़काना, सच ना बोलना, झूठ का सहारा लेना। और लोगों को आज एक राजनीतिक दल के आप लीडर हैं, आपको मलहम लगाना चाहिए। मैं मलहम नहीं लगा रहे हैं आप लोग। आप इसी बीच में राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। जारी रहेगा जब तक भारत सरकार हमारे मसलों पे बातचीत नहीं करेगी, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। यहाँ से किसान वापसी नहीं जाएगा। जी आगे 5 महीने और आगे हो जाओ। सर, कोरोना वायरस की बात करें, हाँ, बढ़ रहा है, डेथ रेशियो की बात करें, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। पॉजिटिव केसेस की बात करें, 3 लाख प्लस हो चुका है डेली का ये ग्राफ है। हाँ सर, आप लोगों को डर नहीं लग रहा? नहीं, हम डर के कहाँ रहेंगे, तो इसी देश में ही भाई। ये हम गांव में चल जाइए, गांव में न जा, ये एक वायरस है, ये एक हवा में फैलने वाला एक वायरस है ये। तो ये तो जहां पे हम जाएंगे, इससे इन आंदोलनों का इस वायरस से क्या मतलब है भाई? जैसे यहाँ पे है जो बराबर में कॉलोनी, ये उसका भी जाएगा, ये यहाँ पे भी आओगा। इसका इलाज तो हॉस्पिटल है। और जो हमारा धरना है, हमारे मुद्दे पार्लियामेंट से हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। हम यहां से अपने गांव चले जा, तो क्या ये वहां पे नहीं जाएगा? ये वहां पे भी जाएगा। सर, आंदोलनों में भीड़ दिख रही है, मास्क नहीं लगा रखा, लोगों ने गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही। वहां पे हो रही भीड़ तो कलकत्ते में है भाई, उसका दिखाओ ना। प्रधानमंत्री के इनके जो कार्यक्रम हो रहे उसमें हो रही, यहाँ पे तो मास्क लगाते हैं। कल भी हमने यहाँ सैनिटाइजर्स करवाया सारे, उसमें आज भी करवाएंगे। और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं सब जगह। लेकिन जो फेलियर सरकार है, अगर कोविड की हम बात करें तो सरकार फेलियर है कि ऑक्सीजन भी हमारे पास में नहीं है, दवाइयां हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटलों में वो जगह नहीं है। तो देश में सबसे पहले, मंदिर से पहले देश में हॉस्पिटल बनने चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटलों की जरूरत है, आज एम्स की जरूरत है। क्या देश को नए एम्स आए हैं? क्या उस पर काम चला है? उन पर काम चलना चाहिए ना। चंदा उनके नाम पर मांगा जाए, इकट्ठा करो ना चंदा के। एम्स के लिए चंदा चाहिए, कौन कौन लोग डोनेट करना चाहते हैं? जैसे घर घर से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप एम्स के नाम पे पैसे मांगो, आप ऑक्सीजन के नाम पे पैसे मांगो, उस पर काम करना चाहिए। हमारे जितने डॉक्टर हैं गांव गांव में बैठे हैं, उनको छूट देनी चाहिए। अगर वे 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको छूट देनी चाहिए, दवाइयां उनको देनी चाहिए, उनको लगाना चाहिए सबको। अगर कोई रिटायर भी हो गए तो। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। सीधी तस्वीर आपको दिखाते उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। देखिए, कोरोना को लेकर वर्चुअल मीटिंग यहां पर चल रही है।
तो नहीं होगा। आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं होंगे, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। जो कोविड की गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे। सर आखिरी सवाल है, जो किसान यहाँ बैठे हैं उनके हेल्थ के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या टेस्टिंग हो रही है या फिर क्या? तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो कोरोना को लेकर इस समय वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। कोरोना किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे हालात हैं वो भी एकदम डराने वाले हालात हैं, वो भी एकदम चौंकाने वाले हालात सामने आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना वायरस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई अस्पताल इस आपदा को भी अब कमाई का अवसर बनाने में तुले हैं, जिसके चलते कई जगहों पर विवाद की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल के स्टाफ परिजन से मारपीट करने से भी परहेज नहीं करते हैं। शहर में एक ताजा मामला ऐसा सामने आया है जिसमें अस्पताल की ओर से लगाए गए एक्स्ट्रा चार्ज का परिजनों ने विरोध किया तो 30 से ज्यादा लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक अस्पताल में विवाद मरीज को शिफ्ट करने के दौरान हुआ था। कोरोना संक्रमण के चलते एक बुजुर्ग मरीज की हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। अस्पताल ने परिजनों को इससे पहले अपना बिल थमाया, जिसमें कई तरह के एक्स्ट्रा चार्ज जोड़े थे। परिजनों ने इसका विरोध किया तो अस्पताल के 30 से ज्यादा स्टाफ ने उनके साथ मारपीट कर दी। मेंशन नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी की चाबी भी मेंशन नहीं करेंगे हॉस्पिटल स्टाफ की, और ये भी बोल रहे हैं हमारा जो मोबाइल गायब है वो भी हम नहीं देंगे, मतलब वो भी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले हमको प्रेशर बना रहे हैं महिलाओं को। जब यहाँ पे सर थे, जब ये लोग हमसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, यहाँ के सीनियर निकल गए तो ये अब हमारे साथ बदतमीजी, मतलब हम लोगों को प्रेशर बना रहे हैं। और इन लोगों ने वहाँ इनको हॉस्पिटल के स्टाफ को सबको भेज दिया है, अरेस्ट एक को भी नहीं किया है। कोविड पेशेंट थे तो कल वार्ड में भी दिन भर रहने के लिए भी इनका इशू आ रहा था। लड़कियां साथ में रहना चाह रही थी, इनका ये कहना था कि बीच बीच में चले जाएं। कुछ मेडिसिन को भी लेके तो विवाद हो रहा था कि आपस में इंजेक्शन ही साथ में लगा, मतभेद तो इनको कल से ही चल गए थे, पर आज वो सेटिस्फाई नहीं थे तो महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था। तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात पे इनका आपस में विवाद हो गया, मतभेद। बात के साथ साथ डॉक्टर के साथ मारपीट की गई युवती के साथ, उसका वीडियो भी वायरल है और युवती को काटा भी गया है। सर गलत आने से दोनों तरफ से वीडियो आए हैं कि जो डॉक्टर पक्ष है वो भी बता रहा है कि ये कर रहे हैं, तो दोनों हम जांच कर रहे हैं उसमें क्या हकीकत, तो उसके आधार रिपोर्ट करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर युवती के पैसे गायब होने की और गाड़ी की चाबी भी रखने की बात सामने आई है, जांच करेंगे। वो विवाद में निश्चित रूप से विवाद हुआ है, तो किसी की चाबी गिर गई, किसी को, दोनों लोग आरोप लगाते हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। शिकायत का मैंने कह दिया है। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे रहे हैं, जो कि हरियाणा के अंबाला से सीधे सामने आ रही है। हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर आपके सामने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, IMA से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अपील। अनिल विज ने अपील की है IMA से, राज्य में और हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है। इसके लिए हमें और डॉक्टर्स की जरूरत अब पड़ेगी। ये अपील IMA से की गई है अनिल विज की तरफ से कि उनको अब डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। कोरोना संकट पर IMA से अपील की है, राज्य में और हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हॉस्पिटल की कमी लगातार पड़ रही है, डॉक्टर्स की भी कमी अब होती जा रही है। हरियाणा में और ज्यादा अस्पताल बनाने हैं, इसीलिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने IMA से अपील की है कि वो अब अस्पताल और ज्यादा बनाना चाहते हैं, जिसके चलते उनको अब और ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अस्पताल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अस्पताल हैं, जो मौजूदा अस्पताल हैं, उनमें अब स्थिति कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना ही इसको कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, हरियाणा की बात हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर मुंबई, एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपील की है IMA से कि वो और अस्पताल बनाना चाहते हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके लिए IMA से अपील की गई है कि अगर अस्पताल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स भी और चाहिए। डॉक्टर्स की जरूरत और ज्यादा पड़ेगी, जिसके चलते अस्पतालों का निर्माण हो सकेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।